एक्चुअली आज हम लोग स्टार्ट करने हैं थर्ड चैप्टर विच इज़ ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स। ठीक है, थर्ड ए और फोर्थ ए। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का पीरियोडिक टेबल का था। सेकेंड चैप्टर आप लोगों का 2A, ग्रुप 1A और 2A, ठीक है, जिसके अंदर आपके 1S और 2S वाले आते हैं। अब हमारा चैप्टर है 3A और 4A एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप अगेन आपका जो ग्रुप नंबर है जिसका 3A या 4A, ये रिप्रेजेंट करता है कि इनकी वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 3A यानी कि इनकी वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4A एलिमेंट जिनकी वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 3A में आपका जो पेरेंट है यानी कि स्टार्ट है सीरीज, वो बोरॉन से स्टार्ट होती है, और जो 4A एलिमेंट्स हैं वो आप लोगों के कार्बन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कार्बन की वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बोलिए आपने ग्रुप्स पूरे स्टडी करने हैं, ग्रुप 3A और ग्रुप 4A। अच्छा जी, ग्रुप 3A एलिमेंट्स के अंदर पीरियोडिक टेबल, द ग्रुप 3A ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंप्राइजेस द एलिमेंट्स बोरॉन, जो कि सबसे फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप मूव करते हैं ग्रुप में, तो बोरॉन फर्स्ट वन, देन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। ठीक है, ये आपके थर्ड ए वाले हैं। थर्ड ए यानी कि इनकी वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब नीचे अगर आप लोग टेबल देखो तो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, 5 है, 13, 31, 49, 81। ठीक, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एच ई जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है हीलियम, यानी कि बोरॉन की 2s2 और 2p1 से पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम वही है जो हीलियम की है। ठीक है, हीलियम की क्या होती है 1s2। ठीक, यानी कि 1s2, फिर उसके बाद 2s2 और 2p1, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब जिसकी वैलेंस शेल है वो ये वाली है, 2s2 और 2p1, तो 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो बोरॉन की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब एल्यूमिनियम की नियॉन की तरह की है, और जो वैलेंस शेल है वो कैसे 3s2 3p1, तो ये क्या है 3 यानी 2 + 1 अगेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे 3A वाले एलिमेंट्स वो हैं जिनकी वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 4s, अब ये गैलियम जो है जो इसकी वैलेंस शेल है वो बेसिकली 4s2 4p1 है। ठीक है, ये वैलेंस शेल है 4s2 4p1, तो 2 + 1 अगेन 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ठीक है, इस तरह से इनकी। और दूसरा ये है कि इनका आप देखोगे कि जो है कौन से, अब ये आपका इसकी ये जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 लिखा हुआ है वैलेंस शेल के साथ 2 2, तो इसका मतलब है ये सेकेंड, इसका जो पीरियड नंबर है वो सेकेंड है। ठीक है, ये थर्ड पीरियड से है। ये 4s 4 पे लिखा है, इसका मतलब फोर्थ पीरियड से है। ये फिफ्थ पीरियड से है, और ये सिक्स पीरियड से है। ठीक है, ये पीरियड नंबर हो गया। ग्रुप नंबर आपको बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो ब्लॉक है ये, क्योंकि ये p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो आपका 3A एलिमेंट्स है ये p ब्लॉक में आते हैं, तो आप देखोगे ये सबकी वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिट है वो p है। ठीक है, 2p 3p 4p 5p 6p। ठीक, उसके बाद वही उसी तरह से आयनाइजेशन का ट्रेंड दिया हुआ है किलो जूल पर मोल में, तो इसकी 801 है, फिर 577 579 558 और 589। ठीक है, ये आयनाइजेशन का ट्रेंड पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आपने टेबल की वैल्यूज याद नहीं रखनी, सिर्फ ट्रेंड जो कि फर्स्ट चैप्टर में जैसे आपने पढ़े थे वही। एटॉमिक रेडियस इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक रेडियस आप देखोगे 80 है। ठीक है, 80 पिकोमीटर। उसके बाद एक ड्रास्टिक चेंज आता है 80 के बाद ही जंप एल्यूमिनियम। ठीक है, ये आपका सेकेंड पीरियड से था, ये थर्ड पीरियड से है। ठीक, लेकिन एकदम चेंज कैसे आ रहा है, ये 80 है और ये 125 हो गया। ठीक, फिर ये थर्ड से फोर्थ पीरियड में जब आप जंप कर रहे हो तो ये सिर्फ 125 से 126, फिर 144 148, इनमें इतना ज़्यादा गैप नहीं है जितना ये आपके पास बोरॉन और एल्यूमिनियम में गैप शो हो रहा है 80 से 125। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस में इतना से इतना ड्रास्टिक चेंज की रीज़न, इसकी वजह से क्या होगा कि बोरॉन का साइज स्मॉल है, तो इसकी बहुत सी पिक्यूलर बिहेवियर यानी एनॉमलस बिहेवियर, जैसे हम लोगों ने लिथियम का पढ़े थे। ठीक है, 2A के अंदर, इसी तरह से 1A में, इसी तरह से यहाँ पे आपके पास 3A के अंदर भी बोरॉन के हम पिक्यूलर बिहेवियर पढ़ेंगे कि रीजन ये है कि इसका स्मॉल साइज है और हाई न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, द स्मॉल साइज, क्योंकि साइज कितना है 80, एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज मेक बोरॉन नॉन मेटालिक व्हाइल ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर मेटल। यानी आपका जो 3A है इसके अंदर सिर्फ बोरॉन के अलावा बाकी सारे जो हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सारे क्या है मेटल्स हैं, लेकिन सिर्फ बोरॉन आपका जो है वो नॉन मेटल है।
ठीक। नॉन मेटल होने की जो रीजन है, रीजन क्या है कि इसका स्मॉल साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक। और इसका अब साइज क्यों स्मॉल है बाकी सबसे, तो इसकी रीजन ये है, द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज इज नॉट रेगुलर इन दिस ग्रुप, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन द हेवियर मेंबर्स। आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर कि एस और पी के साथ डी शेल भी, डी ऑर्बिट भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में आप देखो 3d10, 4d10। ठीक है। और थेलियम में तो एफ भी इन्वॉल्व हो रहा है और डी भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, ये जो डी ऑर्बिट इन्वॉल्व होने की वजह से वो इतना अच्छा शील्ड नहीं कर पाता, इस वजह से एटॉमिक साइज जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है। एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन दी हेवियर मेंबर्स विच हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन एस और पी। एस और पी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत अच्छा शील्ड करते हैं। ठीक है। लेकिन जो डी वाले हैं वो इतना अच्छा शील्ड नहीं करते, इस वजह से आपके पास बोरॉन का साइज जो है वो स्मॉल है। अच्छा जी, जिन स्टूडेंट्स के पास अगर 85 भी लिखा है तो इट्स ओके, 80 85 ये नियर ही हैं वैल्यूज, तो इतना कोई इशू नहीं है। अगर आपकी बुक्स के अंदर ये यहाँ पे बोरॉन का एटॉमिक रेडियस अगर 80 है या 85 है, उससे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। बताने का मकसद ये है कि फिर भी ये स्मॉल साइज है, आप 80 है या अगर 85 है तो वो एल्यूमिनियम से फिर भी स्मॉल है। ठीक है। तो ये आपने वैल्यूज तो याद नहीं रखनी, 80, 125, 126, ये वैल्यू आपने याद नहीं रखनी। याद आपने सिर्फ एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये करनी आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है। अच्छा जी, बोरॉन का और उसके बाद है अक्रंस, के बोरॉन और एल्यूमिनियम के अक्रंस की यानी कि नेचर में ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो बोरॉन इज नॉट एन अबंडेंट एलिमेंट, अबंडेंट यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अबंडेंट एलिमेंट आपके जैसे हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, कार्बन है, अबंडेंट है। ठीक है। तो बोरॉन जो है ये अबंडेंट एलिमेंट नहीं है, ये आपको ट्रेस अमाउंट में यानी इसकी बहुत माइन्यूट अमाउंट आपको सॉइल में मिलती है and has been found to be essential in very small amounts for the proper growth of many elements। ठीक है। अगर प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो उसके अंदर भी उससे स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है बोरॉन की, तो इस वजह से नेचर में ये बोरॉन इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता क्यों, और वैसे भी इतना ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड भी नहीं होता बोरॉन। ठीक। बोरॉन इज ऑलवेज फाउंड इन नेचर कंबाइंड विद ऑक्सीजन, मोस्टली आपको ये जो बोरॉन है कंबाइन आपको मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, किस तरह की फॉर्म में, ऑक्सीबोरेट आइंस की फॉर्म में। ठीक है। ऑक्सीबोरेट आइंस के बोरॉन अकर्स प्रिंसिपली एज सॉल्ट्स ऑफ वेरियस पोलीबोरिक एसिड्स, तो जैसे ऑर्थोबोरिक है हम इसके एसिड्स भी पढ़ेंगे। ठीक है। इसको हम बोरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक। और ये आपके पास उन्होंने मिनरल्स बताए हुए हैं, नेम्स ऑफ मिनरल्स ऑफ बोरॉन, तो ये बोरेक्स है, इसका सेकेंड नेम भी आपने याद रखना है टिंकल। ठीक है। और यहाँ पे ये बोरेक्स, ये साथ में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अटैच हैं। और ये ऑर्थोबोरिक एसिड ये भी आपने याद रखना है क्योंकि आगे हम लोगों के चैप्टर में यूज होगा। उसके बाद लिखा हुआ है जी, एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, कोर है, क्रस्ट है, मेंटल है। ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है एल्यूमिनियम थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन है और सिलिकॉन है, और थर्ड पे आता है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है। एल्यूमिनियम के अब अक्रेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये आपके पास कॉमन मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम दिए हुए हैं। ठीक है। तो एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम के आप लोगों ने जो 1s या 2s वाले हम लोगों ने पढ़े थे जिसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये सारे मेटल्स थे, ये एल्यूमिना या सिलिकेट्स की फॉर्म में थे। तो आप ये देखो, ये वहाँ पे भी आपने ये पढ़े होंगे, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट। ठीक है। तो इस तरह से ये वहाँ पे भी, जैसा ये सोडियम वाला है, ये हमने वहाँ पे भी स्टडी किए थे। ये भी टेबल आपने पूरा याद नहीं रखना, इनमें से 1-2 मिनरल्स आपने याद कर लेनी है। ठीक है। अक्रंस के बाद है, इट अकर्स प्राइमली एज एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स ऑफ द आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ। तो जो मैं अर्थ के 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट है, कोर है, मेंटल है, तो ये आउटर पोर्शन के अंदर आपको एल्यूमिनियम के मिनरल्स मिलते हैं। दी अदर एलिमेंट्स, अब इस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है, आर रिलेटिवली रेयर, यानी कि बहुत कम अमाउंट में ये होते हैं, एंड आर ऑब्टेन एज बाय प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अदर मेटल्स। जब आप दूसरी मेटल्स की रिफाइनिंग कर रहे होते हैं, उनके मिनरल्स में से उनको सेपरेट कर रहे होते हैं, तब आप लोग जो है, तब ये भी आप सेपरेट कर लेते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। ठीक है, वही बात है जैसे हमने लिथियम में पढ़ी थी कि स्मॉल साइज था, हाई चार्ज डेंसिटी थी। यहाँ पे भी यही है बोरॉन के साथ इशू कि इसका साइज अपनी सीरीज के अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी कुछ पेक्यूलर बिहेवियर है यानी एबनॉर्मल। बाकी जो है एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये कि बाकी सारे ग्रुप मेंबर जो हैं वो सारे मेटल्स हैं, सिर्फ बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस है अपने ही ग्रुप मेंबर्स के साथ कि boron is the first member of the group 3a. It shows many dissimilarities with the members of its own group. The difference in the properties of boron and those of other members of the series is mainly due to large difference in the size and ionization energy. ठीक है, तो जो भी इनके अगर हमने लिथियम का पढ़ा था या आप जिसके भी पढ़ते हैं आप बोरॉन का, तो उसमें अगर ये अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ इनकी एबनॉर्मल बिहेवियर है तो उसकी रीज़न सब में यही है कि साइज़ का इशू है। ठीक है, कि इनका जो फर्स्ट मेंबर्स है इनका साइज़ बहुत स्मॉल है बाकी ग्रुप मेंबर्स से अगर हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास है कि बोरॉन, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। बोरॉन इज द ओनली एलिमेंट इन ग्रुप 3a विच इज नॉन मेटालिक इन बिहेवियर। ठीक है, ये फर्स्ट मेन डिफरेंस है कि बोरॉन अपनी फैमिली के अंदर सब नॉन मेटल है, बाकी सारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो सारे मेटालिक हैं। ठीक है, मेटल होने का उसके बाद मेटल यानी कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, बोरॉन ऐसा नहीं है। इट इज द ओनली एलिमेंट विच लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल विच इज नॉन मेटल। तो कहते हैं कि बाकी सारी सीरीज यानी कि जो है 3a वाले, ठीक है, जैसे जो बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इन सब में क्या हो रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है कि इसके इस सब के अंदर वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेस देन 4 हैं। ठीक है, लेस देन 4 इन द आउटर मोस्ट शेल। उसके बावजूद भी ये आपके पास मेटल नहीं है। बाकी सब में, एल्यूमिनियम में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, गैलियम में, इंडियम में, थेलियम, सबके अंदर लेस देन 4 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो सब मेटल हैं। ठीक है, मेटल क्या होता है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे। ठीक, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता भी है लेकिन ये फिर भी आपके पास मेटल नहीं है, यानी कि कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को। बोरॉन ऑलवेज uses all the 3 of its valence electrons for bonding purpose। अब बॉन्डिंग अगर इसने करनी हो तो ये अपने तीन के तीनों ही इलेक्ट्रॉन यूज करता है। इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 भी है, -3 भी। +3 यानी कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर रहा है, ठीक है, और -3 भी जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी +3 और -3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। लेकिन अगर आप कभी एल्यूमिनियम की देखते हो तो एल्यूमिनियम की +3 ही है, +3 होगी या -5 होगी, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या अपने 3 को लूज करे, इस तरह से। लेकिन बोरॉन की +3 या इस तरह से है। One of the outstanding features of the chemistry of boron is its ability to form molecular addition product compounds। अच्छा, अब ये क्या कैसे बोरॉन अपनी बॉन्डिंग किस तरह से करता है, ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, और बोरॉन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। ठीक है, विद और किसके साथ नहीं बना रहा, स्पेसिफिकली सल्फेट के साथ, नाइट्रेट और अदर एनाइंस। ठीक है, ये सल्फेट और नाइट्रेट क्या थे, एनाइंस। ठीक है, तो इनके साथ नहीं बनाता। और अदर एनाइंस, रीजन क्या है, बिकॉज बोरॉन डज नॉट फॉर्म अ स्टेबल केटाइन, क्योंकि अगर एनाइन के साथ इसने बॉन्ड करना है तो खुद इसको होना चाहिए केटाइन। ठीक है, केटाइन किस तरह से होगा, +3। तो बोरॉन +3 यानी कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके इतना स्टेबल केटाइन नहीं बना रहा होता। ठीक है, इस वजह से ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं फॉर्म करता। ठीक, अच्छा जी, एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि बोरॉन की क्या क्या डिफरेंस है। एक तो सबसे पहले कि ये नॉन मेटालिक है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट बिहेवियर। ठीक, उसके बाद आपके पास आ जाता है इट इज़ ओनली एलिमेंट विच इज लेस देन 4। उसके बावजूद इसकी आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है बाकी सब की तरह, उसके बावजूद ये विच इज़ अ नॉन मेटल, फिर भी ये नॉन मेटल है। ठीक, और आपके पास क्या है, बोरॉन ऑलवेज यूजेस, अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 भी है और -3 भी। ठीक, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि ये कौन से कंपाउंड्स बनाता है, मॉलिक्यूलर, ये वाले मॉलिक्यूलर एडिशन प्रोडक्ट्स। ठीक, और बोरॉन जो है आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। रीज़न क्या है कि इसका जो स्टेबल केटाइन नहीं है।
ठीक है, डज नॉट फॉर्म स्टेबल केटाइन, इसका जो केटाइन है खुद वो इतना स्टेबल नहीं है। तो ये रीजंस हैं और ये इसके पेक्युलर बिहेवियर। उसके बाद आ जाता है कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। तो जो हमने अभी मिनरल्स देखे थे, बोरेक्स सबसे पहले, ये क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है इसका कंपाउंड बोरेक्स, जिसको हम कहते हैं सोडियम टेट्रा बोरेट। ठीक है, सोडियम टेट्रा बोरेट यानी कि जो बोरॉन है ये 4 है। ठीक है, और डाईहाइड्रेट, ये डेकाहाइड्रेट है। डेकाहाइड्रेट यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डेकाहाइड्रेट। अच्छा जी, बोरॉन इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड का ये सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट कैसे हो गया, क्योंकि इसके साथ सोडियम अटैच हो गया। ठीक है, तो ये टेट्राबोरिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द बोरेट। जितने भी बोरेट्स हैं उन सब में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोरेक्स। ठीक है, अब इसकी अक्रेंस क्या है कि बोरेक्स अकर्स एज अ नेचुरल डिपॉजिट कॉल्ड टिंकल, जो कि जैसे अभी हमने मिनरल्स में पढ़ा था, टिंकल भी लिखा हुआ था, बोरेक्स भी लिखा था। ठीक है, इन द ड्राइड प्लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया। तिब्बत और कैलिफोर्निया की ये लेक्स के अंदर जो है ये डिपॉजिट हुआ हुआ है बोरेक्स। ठीक है, अब ये मैन्युफैक्चर कैसे होता है, नेचर में इस तरह से एग्जिस्ट करता है और बहुत ट्रेस अमाउंट यानी कि कम है। अब मैन्युफैक्चर आप इसको अब किस तरह पे कर सकते हैं, क्योंकि नेचर में तो बहुत कम क्वांटिटीज की प्रेजेंट है। तो मैन्युफैक्चर फॉर्मली बोरेक्स वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रीटिंग हॉट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। ये आपके पास हो गया बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड का रिएक्शन आप करवाएंगे, साथ में ट्रीटिंग हॉट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड, ठीक, विथ प्रॉपर अमाउंट ऑफ सोडा ऐश। तो ये आपके पास सोडा ऐश। ठीक है, इन दोनों के रिएक्शन से अब सोडा ऐश से आपके पास ये आ जाएगा ये सोडियम वाला पार्ट। ठीक है, और बाकी ये BO3 यहाँ से। ठीक, तो ये आपके पास बोरेक्स बन जाएगा, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला जो पार्ट है कार्बोनेट CO3, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। ये आपके पास गैशियस, वाटर आपके पास लिक्विड फॉर्म में आएगा और जो बोरेक्स है आपके पास सॉलिड। ठीक है, तो रिएक्शन में आप देखोगे कि तीनों प्रोडक्ट आपके पास 3 टाइप्स क्या है, सॉलिड भी है विच इज बोरेक्स है, लिक्विड आपके पास वाटर है, और गैशियस स्टेट में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, तो किस तरह से प्रिपेयर किया है, बोरिक्स एसिड और साथ में सोडियम कार्बोनेट विच इज कॉल्ड सोडा ऐश, इनके रिएक्शन से इनको हीट करना है। तो आपके पास बोरेक्स, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक मेथड है। उसके बाद सेकेंड मैथड है नाउ आर डेज, अब किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑब्टेन फ्रॉम कैल्शियम बोरेट। ठीक है, अब हमने यानी कि सोडियम बोरेट बनाना है तो उसको हम किस तरह से बना सकते हैं, कैल्शियम बोरेट से। ठीक है, यहाँ पे ये कैल्शियम आ गया, ये कैल्शियम बोरेट। ठीक है, फाइनली पाउडर ये कैल्शियम बोरेट का नेम लिखा है, इज बॉइल्ड विथ सोडा ऐश, वो जो कि सोडियम कार्बोनेट था। ठीक है, उस कैल्शियम बोरेट को आपने करवाएंगे सोडा ऐश के साथ सोल्यूशन। When calcium carbonate precipitates out and a mixture of borax and sodium metaborate is formed। अब आपके पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, इसको कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट। ये आपके पास NaBO2। ठीक है, ये आपके पास है सोडियम मेटाबोरेट, ये सोडियम मेटाबोरेट, ये वाला फॉर्मूला NaBO2। तो अब आपके पास कैल्शियम बोरेट से क्या क्या आ रहा है, सोडियम मेटाबोरेट भी आ रहा है, बोरेक्स भी आ रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट भी आ रहा है। ठीक, अब ये आपके पास एक मिक्सचर्स आ गया है। द क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम द टॉप इज टेकन ऑफ, आपने जो ये सोल्यूशन बन जाएगा इसमें से आपने ऊपर से रिमूव कर लेना। ठीक है, द क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम द टॉप इज टेकन ऑफ एंड इज देन अलाउड टू क्रिस्टलाइज। आप इसको जो ऊपर से सोल्यूशन आपने रिमूव किया उसको क्रिस्टलाइज करेंगे तो आपके पास बोरेक्स आ जाएगा। ठीक है, बोरेक्स सेपरेट आउट हो जाएगा। टू गेट मोर बोरेक्स, अगर आपको और बोरेक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो सोडियम मेटाबोरेट है इसका रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि यहाँ मेंशन है कि सोडियम मेटाबोरेट, इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो फिर क्या होगा, आपके पास फर्दर बोरेक्स भी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, टू गेट मोर क्वांटिटी ऑफ बोरेक्स then we will react sodium metaborate with carbon dioxide. Carbon dioxide is blown through the mother liquid. The sodium metaborate is decomposed into borax which separate out in the form of fine crystals। तो आपके पास इस तरह से फाइन क्रिस्टल्स आ जाए। अब इस रिएक्शन में आपके पास कार्बोनेट, आप देखो कि सोडियम कार्बोनेट हमने स्टार्ट में भी यूज किया था, फिर दोबारा एंड पे हमारे पास और दोबारा से भी सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है,
अब इसमें क्या था, कैल्शियम बोरेट का रिएक्शन करवाया सोडा ऐश के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट बना, बोरेक्स बना, ठीक है। बोरेक्स को आपने क्रिस्टलाइज करवा लिया और साथ में सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट से भी आप कैल्शियम ये ले सकते हैं बोरेक्स, तो उसको आप रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, मेटाबोरेट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो फिर ये आपके पास फर्दर क्वांटिटी आ जाती है बोरेक्स की। उसके बाद आपके पास है कि बोरेक्स में ऑल्सो भी ऑब्टेन फ्रॉम टिंकल, टिंकल यानी कि यही, ठीक है, Na2B4O7 और 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, ठीक है, टिंकल में। बाय ट्रीटिंग टिंकल विद वाटर, आप वाटर के साथ ही इसको ट्रीट करोगे, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली इवेपोरेटिंग द क्लियर सोल्यूशन, आप इसको इवेपोरेट करते जाओगे, वाटर के साथ ही टिंकल को आपने रिएक्ट करवाया, फिर इवेपोरेट करवाते जाओगे तो आपके पास क्रिस्टल्स आ जाएंगे बोरेक्स के, ठीक है। तो ये आपके पास क्रिस्टल्स किससे आएंगे, Na2B4O7, इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल जो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक। तो इसके 3 मेथड्स हैं। अब कौन कौन से मेथड्स हैं, एक तो टिंकल के साथ रिएक्ट करवाने का है कि टिंकल को आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, फिर वाटर वेपोरेट आप करवा रहे हैं। फिर एक ये है कि कैल्शियम बोरेट से आपने जो है बोरेक्स को बना रहे, ठीक है। ये कैल्शियम बोरेट वाला एक मेथड हो गया आपके पास, सेकेंड मेथड, ठीक। और कौन सा मेथड था कि हमने बोरेक्स एसिड और सोडा ऐश का आपस में रिएक्शन करवाया, तब भी आपके पास बोरेक्स। तो ये 3 मेथड्स हैं, ठीक है, बोरेक्स की प्रिपरेशन के, कि मैन्युफैक्चर, क्योंकि ये हमारे नेचर में बहुत कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कि बोरेक्स इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, बोरेक्स जो आपके पास वाइट है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, स्पेरिंगली यानी कि बहुत कम डिजॉल्व होता है कोल्ड वाटर में, ठीक है। जो कोल्ड वाटर उसमें बहुत कम क्वांटिटी आपकी बोरेक्स की डिजॉल्व होती है, बट इज मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। आप टेम्परेचर हाई कर देते हैं तब ये डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। अब उन्होंने बताया कि अगर आप 100 ग्राम्स ले रहे हो वाटर का, तो उसमें सिर्फ डिजॉल्व होगा 3 ग्राम्स ऑफ डेकाहाइड्रेट एट 10 डिग्री, यानी कि आप 10 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर कम है, ठीक है, कोल्ड वाटर है, 10 डिग्री के ऊपर कितना सिर्फ डिजॉल्व हो रहा है, 100 ग्राम वाटर के अंदर सिर्फ 3 ग्राम्स, ठीक है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया है, ठीक है, हॉट वाटर कर दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस पे चले गए हैं, अब कितना परसेंट डिसॉल्व होगा, 100 ग्राम्स के अंदर 99.3 ग्राम्स जो बोरेक्स है वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कोल्ड वाटर के अंदर बहुत कम डिसॉल्व होता है, लेकिन अगर आप हॉट वाटर लेते हैं तो ज्यादा डिसॉल्व होगा, ठीक। If a saturated solution be allowed to crystallize above 62 डिग्री सेल्सियस, अगर आप इसको चाहते हैं कि अब इसके क्रिस्टल्स बन जाए, पहले आपने इसका सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, ठीक है, सेचुरेटेड सोल्यूशन यानी कि आप इसको वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं, वो क्वांटिटी के जब आपने टेम्परेचर भी हाई कर दिया, अब इसकी फर्दर क्वांटिटी अब मिक्स नहीं हो रही, बॉटम पे सेट हो रही है, उसको हम कहते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक। जब आप उसको क्रिस्टलाइज करें, क्रिस्टलाइज कैसे करते हैं, जब हम इसको कूल डाउन करेंगे दोबारा से इसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया, अब आपने इसको क्या कर रहे हो, कूल डाउन करोगे तो इसके क्रिस्टल्स बनेंगे। लेकिन अगर आप 62 डिग्री सेल्सियस अबव, इस टेम्परेचर से अबव बनाते हैं तो इसके क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा होगा कि आपके पास क्रिस्टल्स कुछ मोनोक्लिनिक होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक होते हैं, क्यूबिक होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं, ठीक है। तो इसके क्रिस्टल्स आपके पास ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स होंगे, अगर आप टेम्परेचर कितना रखेंगे, 62 डिग्री से अबव इसके ऊपर इसके क्रिस्टल्स बनाएंगे। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स ऑफ पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट यानी कि इस बोरेक्स के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स भी अटैच होंगे, ठीक है। शेप उनकी क्या होगी क्रिस्टल्स की, ऑक्टाहेड्रल, और बोरेक्स के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, ठीक। इफ द टेम्परेचर इज बिलो 62, अगर आप इसको क्रिस्टलाइज करवाने हैं और टेम्परेचर बिलो 62 रखते हैं, तो फिर क्या होगा, आपके पास डेकाहाइड्रेट आएंगे, डेकाहाइड्रेट यानी कि जो बोरेक्स है N2B4O7, साथ में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर टेम्परेचर 62 से कम होगा, 62 से ज्यादा होगा तो पेंटाहाइड्रेट होंगे, ठीक। उसके बाद इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, वो कहते हैं अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यानी कि बोरेक्स का रिएक्शन आप वाटर के साथ करवा रहे हो, तो इसका सोल्यूशन कैसा आता है, आपके पास अल्कलाइन होता है, जिसकी पीएच यानी कि ग्रेटर देन 7 है। रीजन क्या है कि जब बोरेक्स का वाटर के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन कुछ इस तरह से है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अल्कली, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है, आपके पास साथ में ये बोरिक एसिड भी बन रहा है, लेकिन ये वीक एसिड है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग अल्कली की वजह से क्या होगा कि आपका ये ओवरऑल सोल्यूशन जो है अल्कलाइन है, ठीक है, इसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होगी, ठीक।
द हाइड्रोलिसिस इज प्रिवेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस ना हो, यानी कि वाटर की ब्रेकडाउन ना हो, ये स्ट्रॉन्ग अल्कली और इस तरह से ना प्रोड्यूस हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड करवा देते हैं, तो ये आपका रिएक्शन यानी कि डिजोल्व होगा, क्रिस्टल्स वगैरह बनेंगे, लेकिन ये हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, ये वाला स्टेप, ये रिएक्शन नहीं होगा अगर आप ग्लिसरीन ऐड करवा देते हैं। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी, व्हेन हीटेड बोरेक्स लूजेस वाटर, यानी कि जो आपका ये बोरेक्स है डेकाहाइड्रेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, अगर आप इसका रिएक्शन इसको हीट करते हैं, हीट करने से क्या होगा कि ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स इसके रिमूव हो जाएंगे। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे साथ में एंड स्वेल्स अप, ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी इनटू अ वाइट पोरस मैस, ठीक है, ड्यू टू द एक्सपेल्शन ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें से वाटर रिमूव हो गया है तो ये थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा। आप इसकी फर्दर हीटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेल्ट, ठीक है, तो ये मेल्ट हो जाएगा इनटू अ क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास। पहले हीट किया तो इसमें से वाटर रिमूव हुआ है, ठीक, उसके बाद आप इसको फर्दर हीट कर रहे हैं तो ये मेल्ट हो जाएगा और बिल्कुल पहले स्वेल हुआ था व्हाइट कलर का मैस था, व्हाइट पोरस मैस, ठीक है। अब आप इसको जब और फर्दर हीट कर रहे हैं तो ये मेल्ट होगा और किस तरह का, क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास, जैसे ग्लास होता है सी थ्रू, इस तरह का। और जब आप इसको विद डिजॉल्व्स मैनी मेटालिक ऑक्साइड्स पे, अगर आप इसका रिएक्शन किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ करते हैं तो आपके पास कलर्ड बीड्स आएंगे, जैसे बीड्स होते हैं ना, पर्ल्स वगैरह होते हैं, तो इस तरह के कलरफुल आपके पास आएंगे। वो डिपेंड करेगा कि आप जो भी मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉपर के साथ करवा रहे हो तो उसका कोई और कलर आएगा, ठीक है, वो इस तरह से। दिस रिएक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट, तो ये हम कल डिटेल में स्टडी करेंगे बोरेक्स बीड टेस्ट, ठीक है। इस बोरेक्स बीड टेस्ट हम इसमें से मेटल्स को आइडेंटिफाई, अगर हमारे पास कोई 3-4 मेटल्स हैं, हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सी मेटल है, तो आप ये वाला टेस्ट करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कलर देगा, तो कलर की बेसिस के ऊपर हम फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन सी मेटल थी जिसने बोरेक्स के साथ रिएक्शन करके कौन सा कलर दिया, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है कि आपने पहले उसको हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और व्हाइट कलर का मैस था, फिर आप फर्दर हीट करते हो तो वो मेल्ट हो जाता है और ट्रांसपेरेंट ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बस आज की प्रॉपर्टीज हम 2 प्रॉपर्टीज तक ही इसको एंड करते हैं।